हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ना साउंड में प्रॉब्लम लगी हो। हुआ क्या कि जो माइक था वो तो मैंने इंसर्ट कर लिया था अपने, क्लियर, बट उसको ऑन करना भूल गया था। तो जिससे हुआ क्या, जो वॉइस थी वो जो कैमरे का जो माइक्रोफोन है उसके थ्रू ही सारी वॉइस पिक हुई थी, क्लियर। तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा इको या आवाज़ गूंज के आ रही होगी, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आपको समझ में भी ना आए, क्लियर, क्योंकि मैंने उस लेक्चर को खुद भी देखा था। थोड़ा सा आवाज़ में था लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो उसके लिए अभी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इनकन्वीनियंस हुआ हो लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो मैंने जैसे आपको अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वो हम करेंगे डिस्कस किसको, प्रियम्बल को। प्रियम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्लियर, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले ही आज हम कुछ थोड़ी सी बेसिक टर्म्स हैं जो हम डेली, अगर आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें ना कुछ टर्म्स आती है जैसे नेशन, स्टेट, क्लियर, ये होते क्या है, तो इसको जानेंगे ताकि जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे प्रोसीड करें तो हमें क्या है कि उन चीज़ों में समझने में प्रॉब्लम ना आए, क्लियर। देखिए, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है नेशन और एक होता है स्टेट। दोनों में फ़र्क क्या है, क्लियर। इसको देश या राज्य जो भी, वैसे स्टेट हम बोलते हैं राज्य, लेकिन यहाँ पे स्टेट यानी देश, यहाँ नेशन मीन्स राष्ट्र। देखिए, नेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेशन होती है कि किसी चीज़ की भावना, क्लियर। आप मान लो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी सेंटिमेंट हो जाते हो कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, क्लियर। आपके माइंड में जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा सीरिया एंड टर्की, इनकी बॉर्डर्स के बीच में ना कुछ लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं हम क्या, कुर्दिश पीपल। ये कैसे लोग हैं, ये स्टेटलेस हैं, यानी कि इनका कोई देश नहीं है, स्टेटलेस पीपल है। किसी ना तो सीरिया ने इन्हें अपना नागरिक बताया है और ना ही टर्की ने, क्लियर। बट इनका क्या कहना है कि हम जो कुर्दिस्तान है उसके लोग हैं, कुर्दिस्तान, इनका ये कहना है जो कुर्द लोग हैं कि हम कुर्दिस्तान के हैं, ठीक है। अब ये कुर्दिस्तान आपको क्या कहीं पे भी जो वर्ल्ड का मैप है वहाँ पे कोई कंट्री मिलती है देखने को जिसका नाम कुर्दिस्तान है, नो। तो ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ, नेशन हुआ, यानी कि जो ये लोग हैं कुर्द लोग, ये इनकी भावनाएं हैं, फीलिंग है कि हमारा जो देश है, हमारा एक ऐसा ऐसा राष्ट्र होगा, क्लियर। उसमें हमारे ये कुछ रूल्स, यानी कि पेपर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है, जस्ट इमोशंस में, क्लियर। उसी तरीके से स्टेट की जब बात करते हैं, देखिए स्टेट जो है इसमें चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले, आप जिसको स्टेट बोलते हैं उसमें कुछ लोग भी तो होने चाहिए। मान लो आप किसी को देश बोल रहे हो, अब इंडिया के अंदर मान लो आज 138 करोड़ लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए तौर पे मैं कहता हूँ, वैसे पॉसिबल तो नहीं होगा, बट इंडिया में, भारत के अंदर एक भी लोग ना रहते हो तो क्या आप उसको देश बोलेंगे जब वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि आपके उस देश के अंदर जिसको आप देश बोलते हो उसमें लोग होने चाहिए। उसके बाद उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे चाइना है, चाइना क्या बोलता है, साउथ चाइना सी मेरा है, तिब्बत मेरा है, ठीक है, उसके बाद अक्साई चीन भी मेरा है, उसके बाद आपका ये जो अरुणाचल वाला स्टेट साइड है आपका वो भी मेरा है। तो अब हुआ क्या, तो इस हिसाब से कहने का मतलब तो ये हुआ कि जो चाइना है उसकी तो कोई डिफाइंड टेरिटरी ही नहीं है, क्लियर। बट अभी वो जो कंटेक्स्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, जस्ट अ सेकेंड, क्लियर। तो एक तो जो आपके स्टेट जिसको आप बोलते हो, जिसको आप देश बोलते हो, उसकी एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए। जैसे अब हमारा देश है, हम देखते हैं मैप में, उसकी एक फिक्स टेरिटरी है। उसके बाद सॉरी, उसको रन करने के लिए एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, क्लियर। अब देखिए, मैं एक चीज़ यहीं पे, अब अगर आपको रोकूं, आप बोलोगे सर चलो ठीक है, हम बोल भाई सर, आप ये कहोगे सर देखो इंडिया में लोग भी रहते हैं, इंडिया की टेरिटरी भी है, दूसरी गवर्नमेंट चलाती है, तो यहीं पे क्यों ना खत्म कर दिया, फोर्थ का क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ, तिब्बत की एग्जांपल लेते हैं, क्लियर। तिब्बत 1950s तक क्या था, एक अलग कंट्री थी। अब वहाँ पे उसके खुद के कुछ लोग भी रहते थे तिब्बत में, उनकी टेरिटरी भी थी, लेकिन अब उनके जो गवर्नमेंट है, जो आज भी एक्साइल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, यानी कि दूसरे देशों में रह के चला रहे हैं, जैसे कुछ इंडिया में है, कुछ यूएसए में है, कुछ ब्रिटेन में है, ठीक है। तो बाहर रह के भी गवर्नमेंट उसकी काम कर रही है, बट जो इनका डिसीजन है तिब्बत का, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, क्या वो तिब्बत के लोगों के पास खुद के पास है,
नो। तो इसलिए क्या हम इसको स्टेट बोल सकते हैं आज? नहीं। तो इसलिए लास्ट एक और कंडीशन आती है, वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, क्लियर, जिसको बोलते हैं हम संप्रभुता। देखिए होता क्या है सॉवरेनिटी, आप अपने डिसीजन खुद ले, क्लियर। आप अब इसमें होता क्या है, तिब्बत के केस में जो चाइना है, चाइना खुद बोलता है कि ये यहाँ पे ऐसा ऐसा टास्क होंगे, ये काम करने हैं, क्लियर। तो यहाँ पे डिसीजन तिब्बत के लोगों का खुद का तो नहीं है, चाइना इंपोज कर रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्टेट का होने के लिए, क्लियर। 4 कंडीशन कौन कौन सी मैंने बताई आपको, वहाँ पे कुछ लोग होने चाहिए उस देश के अंदर, उस स्टेट के अंदर, उसकी एक टेरिटरी फिक्स होनी चाहिए, फिर वहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेती हो, दूसरा वो सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए ये आपका टॉपिक है जो आपको ना काफी बार सुनेगा, नेशन स्टेट, आपने वर्ड सुना होगा नेशन स्टेट, ये वर्ड आपने काफी बार, जो अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, एडिटोरियल पढ़ते होंगे, तो उसमें लिखा होगा नेशन स्टेट। देखिए जो नेशन स्टेट है ये क्या है बेसिकली, नेशन स्टेट, जैसे मैंने आपको क्या बताया, नेशन क्या था, फीलिंग, स्टेट क्या है, जो ये मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई है। नेशन स्टेट यानी कि लोगों की कुछ फीलिंग और वो एक्चुअल में वैसा एग्जिस्ट भी करता हो। अब हम बात करते हैं इंडिया की, क्लियर। जस्ट अ सेकंड, अभी ना इलेक्ट्रिसिटी कट लग गया है, तो मैं अभी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए होता क्या है, मान लीजिए जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर लोगों की एक भावनाएं में कि हम क्या हैं, भारतीय हैं, क्लियर। अब भारतीय हैं, भारत के जो लोग हैं वो कैसे होंगे भाई, वो चाहते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे देश के अंदर ऐसे ऐसे कल्चर हो। तो ये सब क्या है, आप इंडिया जो है एक नेशन, जो यानी कि लोगों की इसमें कुछ फीलिंग्स भी हैं अपने देश के प्रति, और वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है, इसलिए स्टेट, नेशन स्टेट। अब आगे समझ में, आप देखना कभी भी न्यूज़पेपर जब एडिटोरियल्स पढ़ते तो उसमें लिखा होता है नेशन स्टेट, इंडिया इज नेशन स्टेट, क्लियर। बट यहाँ पे कुछ लोग जो है थिंकर्स, उनका ये कहना है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन स्टेट, इंडिया क्या है, स्टेट नेशन, स्टेट नेशन। अब ये क्या है बोला, देखिए स्टेट नेशन क्या होता है, इसमें ये बोला गया है कि उन थिंकर्स के द्वारा, यहाँ पे हमें नाम जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेट नेशन क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है, पहले हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो बना है, क्लियर। उसके अंदर हमने डिफाइन किया कि हमारे एक टेरिटरी क्या होगी, क्लियर, हमारे रूल्स क्या होंगे। उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि जो इक्वालिटी है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, वी द पीपल, क्लियर। आज हम देखेंगे ये सारा कुछ, वी द पीपल, हम लोगों ने तो बनाया है संविधान, हमने तो डिसाइड किया है। तो इसमें जो टर्म्स आते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, यहाँ पे थिंकर्स का क्या कहना है, जो लिबर्टी है वो नहीं डिसाइड करती हमें क्या करना है, क्लियर। हम डिसाइड करते हैं कि लिबर्टी कैसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि पहले स्टेट आता है, उसके बाद नेशन आता है, क्लियर। बट इस चीज़ों में नहीं पढ़ना, बट आपको मेरा जो मेन पर्पस था ये बताना है कि नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया, नेशन इज जस्ट अ इमोशनल फीलिंग, और जो आपका स्टेट है उसमें मैंने आपको 4 कंडीशन बताई है, अगर ये फुलफिल करता है कोई भी कंट्री, तब हम उसको बोलते हैं। और वो जो भी आज के टाइम में आप वर्ल्ड मैप में कंट्री देखेंगे, वो ये सारी कंडीशन को फुलफिल करती है, क्लियर। चलिए अब जो पैलेस्टीन है, इजराइल और फलस्तीन जिसको जो हम बोलते हैं हिंदी में पैलेस्टाइन, उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 4 कंडीशन एक ना एक आपको मिस मिलेगी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, पैलेस्टाइन में उनकी कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, उनको हम नहीं कह सकते प्रॉपर, क्लियर। ये एक आईआर का जब हम टॉपिक करेंगे उसमें और अच्छे से करेंगे। चलिए तो ये हो गया। अब बात आती है, ये चाहे तो मैं ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रही है और अभी जो अभी बताने वाला हूँ, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी करवा सकता था, लेकिन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्यों नहीं करवाया। देखिए होता क्या है, ये जो थोड़े कंसेप्ट जो होते हैं ये होते हैं क्या, थोड़े से डिबेटेबल। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा है ना वो जब सुनता है तो वो कहता है सर ऐसा तो हमें रियल में तो नहीं देखने को मिलता, ठीक है। ये बच्चों क्या है कि सब्जेक्टिव नेचर है, ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या मेरा जैसा मानना है वो जरूरी तो नहीं सबको वैसा ही लगे, क्लियर। तो होता क्या है, जैसे आपको मैं बोलूँ कि अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, तो हम सब मानते हैं कि हाँ ये साइंस है, हम सब एक जैसा मानते हैं। बट सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या होते हैं, थोड़ी सी डिबेट्स होती है, ठीक है। अब कुछ मेजोरिटी लोग तो मानते ऐसा ठीक है, कुछ मानते ऐसा ठीक है, तो उनमें हमेशा ना एक डिबेट रहती ही रहती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा ऐसा हैवी टॉपिक करवा देता, तो उसमें होता क्या कि कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं उनको लगता है कि ये चीज़ें तो ना समझ में नहीं आई, चलो छोड़ो,
ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते हैं फिर उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं उस सब्जेक्ट को। तो मेरा ये मानना था कि जो बच्चों ने पहले 10th लेवल तक पढ़ रखा है, थोड़ा सा बेसिक उससे स्टार्ट किया जाए, उसके बाद जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कंसेप्ट के साथ। चलिए, अब आपके माइंड में आएगा सर, जो आपने पिछले 4 लेक्चर से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, किसी भी देश को या किसी भी जो शासन प्रणाली है उसको चलाने के लिए हमें संविधान चाहिए ही क्यों? क्लियर, आपके माइंड में आ रहा होगा, वेरी गुड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली है, अब आप कहोगे कि सर जैसे इसमें ना मैं वो अगर मैं कहता हूं कि इसमें ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए, क्लियर, जिसकी वजह से जो है हमारी कंट्री जो है रन करती है। पर आपके माइंड में ये भी आएगा, ऐसे तो बहुत सारी मेडिकल्स की बुक है, मेडिकल्स की जो बुक्स होती हैं, क्लियर, तो उनको पढ़ के सभी डॉक्टर बन जाते हैं? क्लियर, ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल इतनी सारी बुक्स हैं तो उनको पढ़ के क्या सारे डॉक्टर बन जाते हैं? नो। तो ऐसा कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये कैसे पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेक श्योर करेगा कि भी उसको जो उसमें लिखा है सब उसको फॉलो करेंगे? क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात क्या आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 3 चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एक मिनिमम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन तो होगा ही होगा। देखिए, जैसे आपको हो सकता है कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन वो जरूरी थोड़ी ना कि वो सबको जो आपको अच्छी नहीं लगती हो सबको अच्छी ना लगती हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन फिक्स किया जाता है, ठीक है, कि सोसाइटी में इतना तो होगा ही बेयर मिनिमम। उसके बाद एक मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, हमें क्या पता चलता है दूसरा, कि जो हमारा संविधान होगा वो मिनिमम हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। क्लियर, मान लो अगर कोई किंग है या कोई भी जो कंट्री का प्रधान है वो उस देश को चलाना चाहता है तो उसको मिनिमम ये रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, उसे पता चलेगा कि मैं जो रूल करना है, मुझे जो गवर्नेंस करना है उसमें मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और दोबारा से मुझे वापस इसी सीढ़ी पे आना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड ये है, जो भी रूल कर रहा होगा चाहे किंग हो या कोई गवर्नमेंट हो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ये 3 जो काम है एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के अंदर करता ही करता है। क्लियर। देखिए, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी जो गवर्नमेंट आई है, ठीक है, बेसिक से आपने इलेक्ट किया हो, लेकिन उसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो कोई भी वो लॉ ला करके आपकी पावर को छीन के और वो सारा ऑल पावरफुल खुद बन सकती है गवर्नमेंट। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बेयर मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस जो है गवर्नमेंट के ऊपर भी लगाती है। तो ये 3 है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस होते हैं। क्या? कोऑपरेशन, मिनिमम कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा रूल्स एंड उसमें रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करने ही होते हैं। उसके बाद एक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन द रूलर। अब यहाँ पे रूलर किंग भी हो सकता है और आपकी गवर्नमेंट भी हो सकता है। क्लियर। अब उसके बाद आपकी बात आती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है हमारा वे बैक ब्रिटेन से। क्लियर। उसके बाद अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया इसको, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी इसको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आज जो हम टर्म्स हैं, हमारे जो संविधान है, वह भी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, ये कैसे आया है, क्लियर, और कैसे कैसे उसके अंदर वर्ड्स जो आए हैं उनका मीनिंग क्या है। क्योंकि बच्चों देखो, ये जो प्रीएम्बल है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। प्रीएम्बल बेसिकली जो है क्या, उसके अंदर बेसिक से आप उसको रट लो, याद कर लो, बट क्वेश्चंस ना अभी डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, उसके फिलोसफिकल, उसके हिडन मीनिंग्स जो हैं उन वर्ड्स के, वो उसके बिहाफ पे। क्योंकि इसमें ना कोई भी आज के टाइम में आप एग्जाम देखेंगे तो उसमें ना आपका ये देखा था क्या उन वर्ड्स की आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। क्लियर। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था। क्लियर। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद अमेंडमेंट उसमें कुछ चेंजेस किए गए वो भी दिखाऊंगा, और फिर आपको हिंदी वाला भी दिखाऊंगा। हिंदी का मुझे जो है ओरिजिनल जो वर्जन था वो मिला, बट उसमें जो क्लियरिटी से समझ नहीं आ रहा था लिखा गया है। क्लियर। इसलिए मैंने जो चेंज करके अभी बनाया गया है वो आपको मैं दिखा दूंगा कि उसमें जो वर्डिंग है, ताकि जो हिंदी के बच्चे हैं वो भी समझ लें और जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो भी समझ जाए। क्लियर। चलिए अभी मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, अब बात आती है कि जो हमारा ये है कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, ये बेसिकली भला स्टार्ट कहाँ से होता है, किसने लेके आया, इसके पीछे प्रोसेस क्या है। अगर आपको पता हो, मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट फीचर्स करवाए थे, जब बैकग्राउंड कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी एक चीज लेके आए थे अपने असेंबली के अंदर, वो क्या थी, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
क्लियर? याद है कि नहीं? किन किन बच्चों ने अपना प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट सारे देखे हैं, ठीक है? उसमें मैंने ना बड़े अच्छे से एक एक चीज़ बताई थी इसमें। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने ना कुछ बातें की थी, जैसे हम ये करेंगे वो करेंगे। अब वो था क्या कि भाई हमारा देश जो है आज से आज़ाद होगा, सॉवरेन होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक बार उस लेक्चर को देख लेना। अभी मैं यहाँ सारी उसको डिस्कस नहीं करूँगा। उन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, उन्होंने ना जो असेंबली थी उसको कुछ टारगेट दिया था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा था कि हमारे लक्ष्य क्या होंगे, जो हम संविधान बनाने के लिए आज इकट्ठे में, इसका लक्ष्य क्या होगा, हम क्या चाहते हैं अपने देश को जो संविधान देंगे, हम उस संविधान में चाहते क्या है कि क्या क्या हो, ठीक है? तो ये जो आपको पिक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसमें उन्होंने क्या बोला था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारा देश ऐसा ऐसा होगा, हम जो पिछड़े लोग हैं उनका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? कुछ प्रोविजन दिए थे 7-8 मेन, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया है। उसमें आपको मैंने एक एक पॉइंट बताया था कि जो अब तक टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया के नीचे थी वो अब भारत की यूनियन कहलाएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट थे। ये उन्होंने कुछ लक्ष्य दिए थे जिसके ऊपर क्या करना था, काम करना था किसने, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। क्लियर? अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, वो सारा संविधान जब बना लेती है, तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि भाई हमने संविधान तो अब बना के थोड़ा सा ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर लिया, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो संविधान बनाने से पहले हमने ना एक लक्ष्य डिसाइड किया था, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने लेके आए थे, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था अपना। उससे हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था क्या हमने उनको अचीव किया या नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उन्होंने बनाया क्या, प्रीएम्बल, जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? साथ के साथ जो वर्ड्स मुझे हिंदी में पता होंगे मैं उनके हिंदी मीनिंग भी बताता रहूंगा आपको। प्रीएम्बल जैसे जिसको हिंदी बोलते हैं हम उद्देशिका, इसमें इन्होंने ये सबसे लास्ट के अंदर ये बच्चों याद रखना, पूरा संविधान बनने के बाद हमारा जो प्रीएम्बल है ना वो इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर? ऐसा नहीं कि प्रीएम्बल सबसे पहले आता तो सबसे पहले प्रीएम्बल ही बन गया, नो। पहले आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया जिसमें हमें लक्ष्य दिए गए, ठीक है? जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हमारे को जो असेंबली थी उसको लक्ष्य दिए। अब आपको बताओ, जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप क्या काम करोगे? नहीं, आप भटकते घूमोगे। सिमिलरली नेहरू जी ने जब असेंबली को टारगेट दिया तो उन्होंने उस टारगेट पर काम करना किया, बट मेक श्योर कि वो गोल हमने अचीव किया कि नहीं किया, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें क्या करना है, हम देखेंगे, एक पैरामीटर बनाएंगे, उसके बिहाफ पे हम जज करेंगे क्या ये जो नेहरू जी ने बोला था हमने उसको अचीव किया, ठीक है, ये कर लिया, ये अचीव कर लिया, तो जिसको हमने क्या बोला, प्रीएम्बल। क्लियर? पता चल गया आपको कैसे प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, पीछे क्या है उसकी। देखो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, पूछा भी जा चुका है कि प्रीएम्बल जो है वो किसकी वजह से आया था, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही जो मॉडिफाइड वर्जन है, क्लियर, इसी को ही मॉडिफाई करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने क्या बना दिया, इसको प्रीएम्बल। ये है पूरी एक पीछे की स्टोरी, प्रीएम्बल कैसे आया। क्लियर? चलिए अब एक आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ, ओरिजिनल प्रीएम्बल की जो कॉपी है। देखिए ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और इसमें एक चीज़ याद रखना, जैसे इसमें वर्ड जहाँ कैपिटल लिखे हैं आपको कैपिटल आपके माइंड में रखना है, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर। उसमें ना ये टर्म्स कुछ दे रखी थी, और आई थिंक 2019 के अंदर भी वन क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। प्रीएम्बल से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। देखिए ये यहाँ पे वी लिखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। क्लियर? इस पर डिजाइनिंग देखिए आप, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। अब मैं आपको ये कॉमा बीच में क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में, आपके हियरिंग के थ्रू आपके माइंड में चला जाए कि जहाँ मैं कॉमा बोल रहा हूँ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपको मान लो जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट और रॉन्ग प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हो सकता है सारी चीज़ें सही हो, आपको पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन इसने पूछा गया हो सकता है कहीं पे कॉमा, सेमीकोलन ये आपको लगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है कि कहाँ मुझे कॉमा लगाना है और कहाँ सेमीकोलन, ठीक है? उसके बाद लिबर्टी लिबर्टी किस किस की दी है, देखिए हमें प्रीएम्बल में जस्टिस किस किस में मिला है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, देन सेमीकोलन। लिबर्टी किस किस की मिली है, लिबर्टी मिली है हमें थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सारे बीच में क्या कॉमा है यहाँ पे, और वर्शिप के बाद सेमीकोलन। इक्वालिटी किस किस में मिली है हमें, ऑफ स्टेटस, क्लियर, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर भी मिलने चाहिए। ऐसे ना कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं दूसरे को मिल गई तो वहाँ इक्वालिटी नहीं हुई, तो इक्वालिटी हमें मिलनी चाहिए स्टेटस के अंदर भी और अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी। देन सेमीकोलन, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी,
assuring the dignity of the individual and the unity of the nation, सेमीकोलन in our constitution। अब देखिए सारा ये कैपिटल है, ये जो आपने देखा है मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेडम, सारे कैपिटल में है। उसके बाद ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जब इसको चेंजेस किए गए, क्या क्या वर्ड ऐड किए, ये आपको ध्यान रखना है, आपको खुद मेरे को बताना है कि क्या वर्ड इसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है। फ्रेटर्निटी, assuring, ये हो गया ना। उसके बाद देखिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution। हम क्या करते हैं आज, ये जो तारीख है, ठीक है, यहीं पे मैंने आपको कई बार बताया है यहाँ पे बोर्ड पे लिख के कि यही तारीख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है। क्या 26 नवंबर 1949 को ही हमने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूं अपडेटेड वर्जन। देखिए ये आपके जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है, उनके अंदर आपको ना फर्स्ट पेज पे ऐसे लिखा देखने को मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पे भी देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया सेम है, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट डाल के सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब वहां पे क्या था, वहां पे आपको सॉवरेन तो था, देखिए यहाँ पे सॉवरेन तो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तीन ही वर्ड थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहले भी था, लेकिन ये दो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के तहत, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने। उसके बाद यहां तक तो सेम है। यहां पे देखिए यूनिटी, अगेन ब्रैकेट डाल के लिखा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे जो इंटीग्रिटी वर्ड है यहाँ पे नहीं है, देखिए assuring the dignity of the individual and the unity of the nation, यूनिटी लिखा हुआ है लेकिन इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये नहीं था। क्लियर, ये ऐड किया गया। तो ये तीन चीजें जो है कौन कौन सा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीन वर्ड जो है हमारे 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने अपने संविधान के अंदर ऐड किया है। क्लियर। चलिए यहाँ पे बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी वर्जन, भारत का संविधान प्रेम्बल यानी कि उद्देशिका। अब मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। हम कौमा भारत के लोग कौमा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौमा समाजवादी कौमा पंथ निरपेक्ष कौमा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक कौमा आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, न्याय किस किस चीजों में मिलेगा आपको, सामाजिक भी मिलेगा, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, कौमा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपको किस किस की है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास धर्म और उपासना की। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कौमा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अब देखिए क्यों जो हिंदी के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टिपिकल क्यों लगता है, अगर आप बचपन से ही हिंदी मीडियम के हैं तब तो ये चीज़ें आपके वर्ड्स आपके लिए ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होंगे, आपके लिए ईजी होंगे। बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए ये जो टर्म्स होती है बच्चों ये थोड़ी ना टिपिकल होती है। क्लियर। तो इसलिए जो है ना मैंने अभी आपको ये पढ़ के सुनाया, तो इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको ये नहीं है कि ये देखिए जस्टिस आप सुनते हैं, लिबर्टी भी सुनते हैं, इक्वालिटी, क्लियर, ये ऐसे कोई भी वर्ड नहीं है कि जो आप सुनते नहीं होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे जो ऐसे ऐसे हिंदी में वर्ड्स मिलते हैं ये बिल्कुल प्योर हिंदी के वर्ड्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको मतलब नहीं समझ में आया कि कहना क्या चाहता है, अब बेसिक से हम सब हिंदी बोलते हैं, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो दृढ़ संकल्प होकर, क्लियर, अब देखिए एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अब ये अंगीकृत है, इसमें अगर मतलब ही नहीं पता तो मैं क्या समझूंगा इसको। क्लियर। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चे नहीं समझ पाते। चलिए ये मैंने आपको पिक दिखाई दी थी जब नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव ग्रेजुएशन पास किया था। चलिए अब हम आते हैं बैक टू आवर कंसेप्ट के ऊपर। चलिए अब मैं आपको कंप्लीट दिख रहा हूँ पूरी स्क्रीन पे, ये मैंने उस टाइम आपको समझाया था ये। क्लियर। अगर उस स्लाइड की वजह से नहीं दिखा होगा तो अभी देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिलेशन कैसे आया था, जो प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे हुआ था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे ना मार्कर का कैप गिर गया नीचे, वो पिक कर लेता हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सारा फंक्शन।
ये जो बेसिक प्रीवियस जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है, ये क्या होता है कि ये बेस जो है, एक बार किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों आपका जब बेस बन जाता है ना, उसके बाद होता क्या है कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल ईजिली समझ आती हैं उसके बाद के। अब होता है कि मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट अगर जैसे मैं इसके ऊपर आ जाता, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ना अभी तो नहीं, आपको अभी तो क्या, अभी आप सुनोगे वो चीज़ें अभी से नहीं आपको माइंड में आएंगी, लेकिन जब आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे, आप फिर दोबारा लेक्चर देखोगे, उस टाइम फिर देखोगे यार सर ने ये चीज़ ना बताई नहीं है। क्लियर? तो मेरा यही मेन फोकस रहता है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी साथ साथ क्लियर करता चलूँ, ताकि जब आप खुद पढ़े, क्लियर, तो आपके माइंड में ना क्लिक हो जाए कि हाँ ये सर ने ऐसा ऐसा बताया हुआ है। क्लियर? आज का जो दो टॉपिक है वो क्या है हमारा, प्रीएम्बल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज हुई हैं वो डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों को अगर साथ के नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर? मैं आपको बताता चलूंगा। प्रियम्बल मैंने अभी आपको स्क्रीन पे आपके दिखा दिया था। क्लियर? वो चाहे तो देखिए, जो प्रियम्बल है उसको आप 10 से 11 बार खुद लिख के देखना। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जोर इसलिए डाल रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि प्रियम्बल जो है आपको ऐसा नहीं है कि उसमें अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ वी कॉमा द पीपल, वी द पीपल, देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दे इसको वी द पीपल, ये गलत होगा अगर आप उसको ऐसे लिखेंगे। ये सही फॉर्मेट है। जैसे उसमें जहां कोमा सेमीकोलन ये सारे लगे हुए, आपको एज इट इज आपके माइंड में पिक्चर वैसी होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। और होता क्या है, बेसिक से हमें प्रियम्बल याद हो, बट गलतियां कहाँ होती है बच्चों, जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, उस टाइम हमारा माइंड में वो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं आती जो बिल्कुल भी याद करने जो कहते हैं ना एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो याद नहीं आती है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ना बेसिक बता देता हूँ। देखिए, जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम नहीं, हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसमें ना 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? नंबर 1 वो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो सबको आते हैं बट आपको नहीं आता। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप फेल है, आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये तो आना ही आना चाहिए आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है जिसमें कि ऐसा क्वेश्चन जो कि किसी को भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, इवन जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको भी नहीं पता उसके बारे में। क्लियर? अगर ये नहीं आता आपको डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम इससे आपका इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो कि ऐसे नेचर के होते हैं जो जिसमें थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करके, जो आपको नॉलेज है उसमें थोड़ी सी अपना माइंड और अप्लाई करें और आप उसको करेक्ट कर दें। बाकी बच्चे उसमें माइंड अप्लाई नहीं कर पा रहे, उसको रॉन्ग कर रहे हैं, बट आपने माइंड अप्लाई किया और उसको करेक्ट कर दिया। तो ऐसे अगर आप कर पाते हो, और यही मेरा मेन जो है पढ़ाने का आपका जो मेन टारगेट है मेरा, वो यही है कि जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आए तो जो मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ आप अपने माइंड को अप्लाई कर सकें कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल आया, उसके पीछे स्टोरी क्या थी, कौन लेके आया, ठीक है, उसका बेस क्या था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पीछे बेस क्या है। क्लियर? ये सारे जो मैंने अभी तक लेक्चर्स लिए उनमें सारा आप अगर देखेंगे तो यही डिस्कस किया है। तो जब आप ये वाले क्वेश्चंस क्लियर करते हैं 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये अगर आपने फर्स्ट में अगर आपने कहीं गलती कर दी, मान लो ऐसे 40 क्वेश्चन आ गए जो ईजी भी थे और सबको आते थे, लेकिन आपने उसमें से कुछ गलतियां कर दी और गलत, तो आप समझ लेना आप उस रेस से बाहर हैं आप। क्लियर? तो इसलिए जब आप पढ़े, जो मैंने आपको बोला है प्रीएम्बल के अंदर जहां कॉमा सेमीकोलन और जो वर्ड्स कैपिटल में लिखे हैं, क्लियर, हिंदी की बात कर रहा हूँ बच्चों, सॉरी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भी इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। हिंदी में भी आप देख लेना जहाँ जहाँ कॉमा लगे हैं, तो वहाँ पे होगा क्या, आप जहाँ पे भी आपको कैपिटल लेटर्स में मिल रहा है देखने को, तो एग्जाम में हो सकता है कि चीज़ें सारे ऑप्शंस एक जैसे दें, लेकिन जिस बच्चे ने उसको अच्छे से पढ़ के समझा है कि यहाँ पे ये कैपिटल था, ये कैपिटल था, फिर कॉमा था, क्लियर, तो वो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा यही राइट आंसर है। क्लियर? आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रहा है तो एग्जाम आपको एग्जामिनर है वो हमसे एक स्टेप आगे रहता है कि मैं एग्जामिनर जो एग्जाम है उसको टफ कैसे बनाता हूँ। क्लियर? तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। क्लियर? जिसमें हम इंट्रोडक्शन मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस कर ही दिया लेक्चर के अंदर कि प्रियम्बल कैसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया, उसके पीछे क्या स्टोरी है। क्लियर? इसमें जो प्रियम्बल है एक हमारे फेमस एन.ए. पालखी वाले थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रियम्बल है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड है,
आईडी कार्ड बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, शो मी योर आईडी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड है किसका? ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? हमारे संविधान का क्या है? ये आईडी कार्ड है। ये किसने बोला था? एन.ए. पालखीवाला जी ने। क्लियर? ये अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि किसने बोला था? कई बार क्या होता है, अगर जरूर नहीं हर बच्चा जो यूपीएससी का एग्जाम दे, कुछ बच्चे होते हैं स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे एसएससी का भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय, क्योंकि हम देखते हैं जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं वो कई बार फैक्चुअल भी पूछ लेते हैं उसमें। चलिए, टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, सेकंड हमारा जो टॉपिक है आज का एजेंडा के अंदर वो क्या है? टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल मैंने आपको दिखा दिया था, आपके स्क्रीन पे आपको दिख गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्लियर? सो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, टेक्स्ट हमने कर लिया है। अब बात आती है कि प्रीएम्बल हमें बताता क्या है। जस्ट अ सेकेंड, अभी 1 मिनट में ब्रेक दे रहा हूं आपको। चलिए, बीच में क्या तेज सर आ गए थे तो कुछ डिस्कस करने आए थे, कुछ चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था कि व्हाट प्रीएम्बल टेल्स अस। प्रीएम्बल हमें क्या बताता है? देखिए, प्रीएम्बल से हमें टोटल 4 चीज़ें पता चलती है। क्लियर? कौन कौन सी? सबसे पहले वो बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। क्लियर? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी, पावर कहाँ से मिलती है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलती है प्रीएम्बल से? वो पता चलता है कि जो स्टेट है, अभी स्टेट आपको पता चल गया क्या होता है, नेशन और स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट कैसा होगा, हमारे देश का जो स्वभाव है, नेचर, वो कैसा होगा। फिर तीसरी चीज़ जो हमें पता चलती है, ये है 2, ये है 1, और थर्ड हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या चाहता है कि कैसा देश आगे चल के बने। फोर्थ हमें पता चलता है डेट ऑफ अडॉप्शन, डेट ऑफ अडॉप्शन। क्लियर? देखिए, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जब आपने अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको शो किया था तो उसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा रहा था? वी द पीपल। अभी यहाँ पे मैं जस्ट एक रनिंग राइटिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बाद में ये ना बोलो सर अभी आपने बोला था कि पूरे कैपिटल में लिखना है। ये जस्ट वो आपको समझाने के लिए कि आपको लर्न कैसे करना है। अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, हमने देखा था प्रीएम्बल के अंदर स्टार्टिंग कैसे होती है, वी द पीपल। तो यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है जो, वो हमें क्या बताता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? हम खुद लोगों से मिलती है। क्लियर? कैसे? हम लोग खुद शासन करते हैं अपने ऊपर। वो बात अलग है कि हम डायरेक्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट कोई कानून नहीं बनाते। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे नाम वो वर्ड हिंदी में क्या होता है, चलिए छोड़िए, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? हम उनको इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं और फिर हम जो है उसको फॉलो करवाते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वी द पीपल, हम ही खुद लोग जो है पावर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? हमें आगे रूल्स बताता है, गवर्नेंस कैसे वर्क करेगी, पॉलिटी कैसे वर्क करेगी। क्लियर? और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी किसने है? खुद हम लोगों ने मिलकर बनाया। क्लियर? तो ये एक पता चल गया कि सबसे पहला काम क्या है प्रीएम्बल का? 4 टास्क। ये 4 काम है जो कि प्रीएम्बल से हमें पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, दूसरा नेचर, यानी कि जो देश है उसका स्वभाव कैसा है। यहाँ पे अगर प्रीएम्बल अगर आपके पास है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रिंट आपने रखा हुआ है या पीडीएफ है, तो उसमें देखना, उसमें लिखा होगा इंडिया कैसे होगा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। क्लियर? ये वर्ड्स ये बता रखा है कि हमारे देश का जो है स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। वो सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, उसके बाद सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। क्लियर? फिर बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में जैसे आपने पढ़ा होगा जस्टिस, कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जस्टिस हो, उसके बाद लिबर्टी हो, लोगों के पास जस्टिस हो, लिबर्टी हो, उसके बाद इक्वालिटी हो और फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी। ये चीज़ें जो है हमें किससे पता चलता है? हमारे प्रीएम्बल से पता चलता है। क्लियर? तो क्या क्या डिस्कस किया मैंने? सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि काम करने की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से मिलती है? हम लोगों द्वारा मिलती है। नेचर ऑफ स्टेट, स्वभाव कैसा है देश का, वो कैसा है? सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, हम जो संविधान से चाहते हैं कि कैसा हो, वो होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर जस्टिस भी हो, लिबर्टी भी हो, इक्वालिटी भी हो और फ्रेटर्निटी भी हो। उसके बाद डेट ऑफ अडॉप्शन,
चौथा जो हमें चीज़ पता चलती है हमारे खुद के प्रस्ताव उद्देशिका से, वो क्या है कि किस डेट को अडॉप्ट किया, वो भी पता चलता है। हमें पता है लास्ट में लाइन मिलती है, वी सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26, 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 जो डेट मेंशन है वो भी हमें किससे पता चलती है, प्रियम्बल से। क्लियर? तो 4 चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चलती हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्लियर? और ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप कंटेंट बुक के अंदर देखते हैं, बेसिकली होते क्या, वो कंटेंट होते हैं कि एक ब्रीफ समरी, जो भी आप बुक लेते हैं, नॉवल लेते हैं, उसके अंदर आपको कंटेंट्स लिखा हुआ मिलता है एक सबसे पहले फ्रंट पेज पे। इस बुक में आपको मिलेगा क्या, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ते हैं, क्लियर, आप अपने संविधान को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है प्रियम्बल, जो इसके अंदर वर्ड रूट है प्री, इसका मतलब होता है पहले। पहले यानी कि कोई भी जो चीज़ पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको ये मिलेगा प्रियम्बल। प्रियम्बल बेसिकली आपको ये चीज़ें बताता है, 4 चीज़ें तो आपको प्रियम्बल से ही पता चल गई, यानी कि आपको एक निचोड़ पता चल गया संविधान का क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चल गया, दूसरा नेचर कैसा स्टेट का वो पता चल गया, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके वो पता चला, दूसरा डेट, किस डेट को हमने इसको अडॉप्ट किया वो पता चल गया। क्लियर? अब जब आपको पता ही चल गया, सारी स्टोरी यहीं आ गई हमारी प्रियम्बल में। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो प्रियम्बल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए ये हो गया कि अब हमारे जो प्रियम्बल है हमें उससे पता क्या चलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि हमारे संविधान में यूज़ किए गए, हमें वो देखने हैं और उनके पीछे का छुपा हुआ मीनिंग क्या है। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या है बच्चों, फिलोसफिकल वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है, तो हमें सिर्फ उनका जो मीनिंग है, अब मैं आपको बोलूँ लिबर्टी मीन्स, आप बोलोगे सर आज़ादी। क्लियर? मैं बोलूँ इक्वालिटी, आप बोलोगे सर समानता। ठीक है, मैं बोलूँगा जस्टिस, आप बोलोगे सर इसका मतलब न्याय होता है। बट एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा जस्टिस मीन्स क्या, लिबर्टी मीन्स क्या, उसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अभी 2019 और आप देखेंगे 2018, उसमें ना डायरेक्ट पूछा था लिबर्टी मीन्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिटी, भारत की जो पॉलिटी है उसके अकॉर्डिंग लिबर्टी का मतलब क्या है। क्लियर? उसमें कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और अब देखिए वो मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कह रहा सभी का गलत हुआ था, बट मेजॉरिटी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि लिबर्टी का मतलब हमने सोचा आज़ादी, बट जब उसमें आप ऑप्शंस को देखेंगे तो उसमें सभी से आपको लगेगा यार इससे भी तो आज़ादी है, इससे भी तो आज़ादी है, लेकिन उसमें ना कहीं पे भी ये ऑप्शंस में नहीं थे, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो हुआ क्या, उसमें सिर्फ ये था या तो आपको उसका मतलब पता है या नहीं पता है, तो ऑप्शन भी नहीं दे रखे थे। ऑप्शन कैसे थे, सिर्फ A, B, C और D, या तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, सही है। लेकिन जब आप पढ़ोगे उसको, क्लियर, आप जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आप कहोगे सर ये भी ऑप्शन सही है, ये भी आंसर लिबर्टी के अकॉर्डिंग तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा कम लग रहा है, चलो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट ये 3 ऑप्शन में तो सही लग रहा है। अब आप कहाँ पे तुक्का मारोगे, मान लो आपने यहाँ मार दिया, पता चला गलत, यहाँ मारा, पता चला ये गलत, ये आंसर सही था A। ठीक है, अब कितने बच्चों का जो तुक्का है मान लो B पे या C पे लगता है, मोस्टली जो अगर आप देखेंगे यूट्यूब पूरा ना भरा पड़ा है ट्रिक्स के थ्रू कि आप ये ट्रिक चलिए, अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं आता है तो आप आंख बंद कर B ऑप्शन पे स्टिक कर दीजिए। ठीक है, 10 में से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन तो सही होंगे आपके, बट वो बच्चों आप कभी भी, मेरा हमेशा से एक फिलॉसफी रही है, कभी भी शॉर्ट के ऊपर नहीं भागना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे, शॉर्ट ट्रिक के पीछे आपकी लाइफ जो है ना टाइम निकल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ट्रिक्स के पीछे। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैंने कई बार बच्चों को देखा, सर ट्रिक्स बता दीजिए इसकी। बच्चों ट्रिक्स क्या होती है, आप पहले कंसेप्ट तो समझो, ट्रिक्स तो बाद में, ट्रिक्स भी तो कहाँ से आती हैं बताओ। अरे भाई जो फार्मूला है ट्रिक्स भी तो वहीं से आती है, पहले चीज़ों को समझो आप। ठीक है, उसके बाद जाकर के ट्रिक्स जो है ना आप खुद बना सकते हो अपनी, आप रटो मत चीज़ों को। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमारे आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी जितने भी कीवर्ड्स आ रखे हैं। क्लियर? सबसे पहले आता है सॉवरेन, SOVEREIGN, सॉवरेन। देखिए सॉवरेन जो है प्रभुत्व। अब आप जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हमारा, अगर मैंने बंद नहीं किया तो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पे ना सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक लिखा है, लेकिन आप एक चीज याद रखना, हम क्या हैं 15 अगस्त, 15 अगस्त
1947, इस डेट को हम क्या हो गए थे बताइए? अरे भाई इंडिपेंडेंट, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी ना, इंडिपेंडेंस, हम आज़ाद हो गए थे। क्लियर? बट आपको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो प्रियम्बल है यहाँ पे आपको कहीं पे भी ये देखने को मिल रहा है? क्लियर? नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये देखिए 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए? आज़ाद हुए, ठीक है। बट आपको अभी मैंने जो प्रियम्बल दिखाया उसमें कहीं पे भी आपको ये वर्ड देखने को मिला इंडिपेंडेंट? नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली सॉवरेन। तो अगर सॉवरेन लिखा है तो ऑटोमेटिकली सॉवरेन है, तो आप ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट तो होंगे, तभी तो सॉवरेन है। क्लियर? अभी मैंने आपको तिब्बत का फर्स्ट जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको तिब्बत का एग्जांपल दिया था। तिब्बत इंडिपेंडेंट तो है, ऑटोनोमस स्टेट तो है, बट चाइना जो है वो क्या है? मेन अथॉरिटी कौन है? चाइना। चाइना सारा डिसाइड करता है उसके लिए, तो वो सॉवरेन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि अगर सॉवरेन डाल दिया तो हमें इंडिपेंडेंट डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अब एक चीज और पता चली हमें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल के अंदर टर्म्स डाली गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उसमें ना आप सोचेंगे हाँ यार इंडिपेंडेंट आता है, लेकिन बच्चों याद रखना सॉवरेन आया है, इंडिपेंडेंट नहीं आया। क्लियर? अभी जो मैंने, हो सकता है कुछ बच्चों को लगा सर कितने फास्ट बोल गए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना, हमारा जो रेट ऑफ स्पीच होता है सोचने का, माइंड जब हम रीड करते हैं वो इतनी स्पीड से ही पढ़ता है। क्लियर? और उसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं। अब बात आती है सॉवरेन का। देखिए जब हम 15 अगस्त 1947 को जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश रूल से, वहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये बोला था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, नाउ यू आर सॉवरेन, यू कैन मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू योर विल। क्लियर? ब्रिटिश क्राउन विल नॉट इंटरफेयर इन योर टास्क। जो क्राउन है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आप जैसा मर्जी अपने देश की सिचुएशन के अकॉर्डिंग संविधान बनाइए, ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ना ही वहाँ का क्राउन आपको कुछ बोलेगा। चलिए अब यहाँ पे सॉवरेनिटी क्या होता है? सॉवरेनिटी ये होता है कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि आप जो भी रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, कोई भी थर्ड कंट्री जो है आपके उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्लियर? लेकिन आपको पता है, मैंने लेक्चर में बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने मई 1949 को रेटिफाई किया था क्या? कॉमनवेल्थ में हमारी मेंबरशिप को भी, जो कॉमनवेल्थ स्टेट्स है, कॉमनवेल्थ स्टेट्स है। अब कॉमनवेल्थ स्टेट्स क्या होता है? मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल दी थी, जहां जहां ब्रिटिशर्स ने रूल किया जिन कंट्रीज पे, उन सबको मिला देते तो वो क्या बन जाते हैं? कॉमनवेल्थ स्टेट्स। तो हमने इसकी मेंबरशिप को रेटिफाई किया था असेंबली के अंदर। अब इसको रेटिफाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर दिया। क्लियर? यहाँ पे नेहरू जी ने ये बोला था जब इसके लिए साइन किया था लंदन के अंदर, उन्होंने ये एक चीज़ बोला था कि ये हम अपनी फ्री विल से कर रहे हैं। ठीक है? ये क्या है? एक एक्स्ट्रा लीगल है, यानी कानून से बाहर है। हम नहीं चाहते कि हम ब्रिटिशर्स के साथ जो अपने जो रिलेशंस हैं वो ख़राब करें। बेसिक से पॉलिटिकल हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे हों, लेकिन हम चाहते हैं आगे भी हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहें। तो यहाँ पे क्या होगा? जो क्राउन है वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हेड होगा। क्लियर? उसकी एक भी नहीं चलेगी। जो देश है वो चाहे तो जो भी कॉमनवेल्थ रेजोल्यूशंस पास करेंगे स्टेट्स, वो कंट्री चाहे तो उसको मान सकती है या नहीं मान सकती। क्लियर? वो उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसमें यहाँ से हमें क्या चीज़ हमें पता चलता है कि जो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप हमने अडॉप्ट की थी उससे हमारी सॉवरेनिटी जो है वो क्या होती है? लूज नहीं होती है, यानी हम उसको खोते नहीं है। दूसरा, हमने 1945 में 1945 में यूएनओ की मेंबरशिप को भी, वी वर द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएनओ। क्लियर? तो हमने यूएनओ की मेंबरशिप भी ली थी। तो यूएनओ को मेंबरशिप लेने से भी ऐसा नहीं कि हमारी जो सॉवरेनिटी वो लूज हो गई है। क्लियर? फिर उसके बाद आपके, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो WTO ये क्या करता है? कुछ रूलिंग्स देती है इंडियन गवर्नमेंट को कि आप अपने ट्रेड्स को जो है उसको फ्री करें, प्राइवेटाइज करें। क्लियर? आपने एग्रीकल्चर को जो सब्सिडी देते हैं वो कम करिए। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है किसी सेक्टर को। फिर हम कहते हैं कि यहाँ तो आपकी जो सॉवरेनिटी है लूज हो गया। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखना है, WTO जो क्या है? एक ग्लोबल बॉडी है। क्लियर? यहाँ पे 164 के लगभग स्टेट जो हैं इसके अंदर मेंबर है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया अकेले ये बोलेगा भाई मेरी तो सॉवरेनिटी लूज होती है। ऐसे तो कल को जो ट्रेड होता है पूरा, आज जो वर्ल्ड के अंदर ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है?
ईच स्टेट जो है, हर देश, यहाँ जब मैं स्टेट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है देश। ईच स्टेट, WTO का कहना है कि जो अपनी सॉवरेंटी थोड़ी थोड़ी लूज कर रहा है। क्लियर? ऐसा नहीं कि कोई एक देश से सारी सॉवरेंटी छीनी जा रही है। क्लियर? तो ये था सॉवरेनिटी। अब बात आती है नेक्स्ट कीवर्ड की, वो है हमारा सोशलिस्ट। देखिए सोशलिस्ट जो वर्ड है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया था। ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट करके। क्लियर? जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसको हम बेसिकली किस नाम से भी जानते हैं, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम ये कहते हैं। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे देश में, उसने इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे संविधान के अंदर कि एक तरीके से हमने ये बोल दिया कि भाई ये तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। क्लियर? जो देश में संविधान है वो तो था ही था, लेकिन इतने चेंजेस कर दिए, ये नहीं समझ में आया भाई इससे पहले क्या था। तो 42nd अमेंडमेंट को ये भी बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये याद रखना है आपको, पूछ लिया जाता है कहीं पे भी। कोई ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ याद पता होना चाहिए, बट क्या होता है कि चीज़ें जब आपको एक बार समझ में आ जाती है ना तो पता चल जाता है कि क्यों बोला जाता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम बात कर रहे थे किसकी, सेकेंड कीवर्ड की, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मैंने आपको क्या बोला, नोट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं था। ठीक है? अब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। चलिए, लेकिन इसको 42nd अमेंडमेंट से करके ऐड किया गया। अब सोशलिस्ट होता क्या है, देखिए ये जो वर्ड है सोशलिज्म, ये मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ, एक ऐसी कैप है जिसको इतने लोगों ने पहन लिया कि आज जो इसकी शेप चेंज हो चुकी है। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, इतनी वैरायटीज आ चुकी है सोशल, इस वर्ड के अंदर सोशलिज्म में, नंबर ऑफ वैरायटीज। क्लियर? कोई बोलता है कि सोशलिज्म में ऐसा होना चाहिए, कोई बोलता है ऐसा होना चाहिए। तो जो रियल मीनिंग था आज वो नहीं पता चलता है। तो हमारी जो कंट्री है इसका अंदर अगर आज के कंटेक्स्ट में देखोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मिनिमम इन इक्वालिटी हो, देश के अंदर मिनिमम इन इक्वालिटी हो। क्लियर? ये होता है। अब उसके बाद में बात आती है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है ये आया कहां से। देखिए जो रशियन रेवोल्यूशन था, रशियन रेवोल्यूशन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर तेज सर अगर मैं करूँगा तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो तेज सर करवाएंगे तो वो बता देंगे। ठीक है? 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आई थी। उसमें ये बोला गया था कि जो वर्कर्स थे उनके लिए एक ना स्लोगन दिया गया था लेनिन के द्वारा। वो ये बोला था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। कहने का मतलब ये था, उन्होंने ना एक कहते हैं ना, मान लो कोई व्यक्ति है वो एकदम डिमोरलाइज हो रखा है, ठीक है, एकदम होपलेस है, उम्मीद छोड़ दी उसने, उसके अंदर दोबारा से वो जुनून भरना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा फील कहते हैं ना कि डोज देंगे कि वो एकदम से मोटिवेट हो जाए। तो लेनिन उस टाइम जितने वर्कर्स थे, वो उस टाइम के जो जार थे, यानी कि जो वहाँ के किंग थे उसको जार बोलते थे, वो उनके प्रति मतलब इतनी ज़्यादा वो हो चुकी थी कि वर्कर्स ना टूट चुके थे काम कर करके। तो लेनिन ने क्या बोला था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार के, वर्ल्ड के जो भी कर्मचारी इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी बेड़ियाँ काटने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है? आप तुम जो है कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमसे सब कुछ छीन लिया गया है। अब तुम्हारे पास क्या है, अगर छीना जाएगा तो वो है तुम्हारी बेड़ियाँ। क्लियर? तो आप क्या, तुम्हें यूनाइट होना है। आप देखिए यहाँ पे दो तरीके से सोशलिज्म को हम देख सकते हैं। एक सोशलिज्म जो कहते हैं कि सडन वायलेंट तरीके से जो है लेके आए, एक होता है पीसफुल। सडन वाले में क्या होता है, वायलेंट तरीके से अपनाया जाता है, क्या अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए। क्लियर? अब कैसे, जैसे कि जो मार्क्सिस्ट वाले थे, क्लियर, वो क्या कहते हैं, ये जो थ्योरीज हैं बच्चों, ये ना अभी क्या है कि आपको समझ में ना है इनके पीछे का मीनिंग है। जो मार्क्सिस्ट लोग थे उनका क्या कहना है कि आप ना पीसफुली तो अचीव कर नहीं सकते, आपको वेपन्स उठाने पड़ेंगे। ठीक है? और आपको जो काम चाहिए वो आपको इमीडिएटली करवाना होगा। तो ये तो क्या होता है, इसमें एकदम वायलेंट मीन्स है। इनका क्या विचारधारा होती है मार्क्सिस्ट की कि हमें एकदम वायलेंट तरीके से अपनाना है। ठीक है? लेकिन जो नेहरू थे उनका ये कहना था कि भाई देखो, सोशलिज्म हम पीसफुली तो अडॉप्ट कर सकते, कैसे, हम एक
डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करें। तो जिसको हमने क्या बोला, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म को आई थिंक समाजवाद बोलते होंगे हिंदी में, क्लियर। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एक होता है आपका कम्युनिस्ट सोशलिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब देखिए हमारी कंट्री में ये वाला सोशलिज्म जो है अपनाया गया था, ठीक है। कांग्रेस ने 1955 के अंदर जो अवधि सेशन हुआ था उनका, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम जो है हमारी सोसाइटी कैसी चाहते हैं, दैट इज ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न पे, क्लियर। यानी कि लोगों के अंदर जो है समानता हो और दूसरा अमीर और गरीब के बीच में जो कहते हैं ना फासला, वो कम से कम हो, क्लियर। लेकिन अब जब हम देखते हैं 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, 1991 की बात कर रहा हूँ, जिसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या बोला गया था, उन्होंने ये बोला था कि सेक्टर्स को ना थोड़ा सा प्राइवेटाइज किया जाए, यानी गवर्नमेंट जो पकड़ थी उसको कम किया जाए। तो अब 1991 के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन भी देखने को मिलता है। आज कितनी सारी प्राइवेटाइज इंडस्ट्री आ चुकी है कंट्री के अंदर, तो ये क्यों है, यहाँ से जब से ये 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, यहाँ से जो सोशलिज्म है हमारी कंट्री के अंदर, जो सोशलिस्ट पैटर्न था, वो धीरे धीरे क्या है, वो अभी देखने को कम मिलता है, क्लियर। नहीं तो आप 1991 से पहले देखेंगे अपने जो फादर या ग्रैंडफादर के टाइम पे, उस टाइम हर चीज़ में आपको ना लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है हमारा, वो आता है सेकुलर। अब देखिए अगेन ये जो वर्ड है सेकुलर, ये भी हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट इसको अगेन इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट करके डाला गया था, क्लियर। अब देखिए ये क्यों डाला, इससे क्या चेंजेस आए, वो हम रेस्पेक्टिव जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें डिस्कस करते रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वर्ड, वो है सेकुलर। सेकुलर यानी कि जिसको हम धर्म निरपेक्ष, अगर आपने हिंदी का देखा हो तो उसमें पंथ निरपेक्ष लिख रखा है, क्लियर। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेकुलर क्या होता है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स है। यहाँ तो है हमारा स्टेट, यहाँ पे है क्या, पीपल, यहाँ पे है रिलीजन, यहाँ पे आ गया देश, यहाँ उसके लोग, और यहाँ कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, कोई भी धर्म हो सकता है। देखिए सेकुलर का मतलब ये बताया गया था कि जो स्टेट है वो लोगों को ये ना बताए कि आपको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। जो स्टेट है ना तो उसका खुद का कोई धर्म होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ये क्या है, ये इन्होंने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा जो देश का जो वो होगा धर्म, वो क्या होगा, इस्लामिक रिलीजन होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे बेशक से पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर बाकी धर्मों के लोग भी रहते होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे आपके इस्लामिक रिलीजन के लोग रहते हों, बट माना किसको जाएगा, गवर्नमेंट किसको ज़्यादा प्रेफरेंस करेगी, वो होगी इस्लाम को, क्लियर। यहाँ पे क्या बोला जाता है सेकुलर में कि जो स्टेट है अपना कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं रखेगा। तो इंडिया का कोई भी अभी जो है, जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी अपना खुद का रिलीजन नहीं है, जो मतलब पर्टिकुलर हमारा कंट्री है उसके अंदर आपने देखा होगा हमारा कोई भी ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं या पारसी हैं या जैन है, ठीक है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट है रिलीजन के मामले में। पीपल, स्टेट ये नहीं बताएगा कि आप किस धर्म को मानेंगे, क्लियर। जब वो स्टेट है पॉलिसीज बनाएगा लोगों के लिए, वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लोगों के लिए, यानी जो रिलीजन को फॉलो करते हैं उसको देख के ना बना करके सबके लिए बराबरी से बनाएगा, क्लियर। दूसरा, जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं स्टेट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये है सेकुलर का मीनिंग, ठीक है। ये ट्रायंगल से क्यों समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टेट पीपल्स को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि आपको कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, ना स्टेट का खुद का अपना कोई धर्म होगा। दूसरा, लोग कौन सा धर्म को फॉलो कर रहे हैं इसमें स्टेट अपनी इंटरफेरेंस नहीं डालेगा, क्लियर। मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को अपनाना चाहता हूँ तो मैं आराम से हिंदू धर्म को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लो जो पाकिस्तान के अंदर अगर वो सेकुलर होता तो वो ये नहीं कहेगा कि आप इस्लाम को फॉलो करो, ठीक है। अगर यहाँ पे उसका धर्म क्या है स्टेट का, दैट इज इस्लाम, तो वहाँ पे अगर कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम अगर हिंदू धर्म को अपनाता है तो वहाँ पे स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है, क्लियर। ये है डिफरेंस सेकुलर का।
अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 42nd अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था 1976 में। क्लियर? सोशलिस्ट, सेकुलर। अब उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलिए अब तक हमने कितने कीवर्ड्स डिस्कस किए? 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब आता है फोर्थ, दैट इज डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेटिक क्या होता है, ये वर्ड जो है डेमोक्रेसी, एक तरीके से हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र सिंपल है, लोक यानी लोग, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम वर्ड रूट पे जाते हैं, अब भाई अगर टाइम हमें मिला तो थोड़े थोड़े ना बीच बीच में हम आपको वोकैबुलरीज के भी मैं आपको वर्ड्स बताता रहूँगा। डेमोन्स यानी कि पीपल, लोगों का जो रूल है। अब इंडिया के अंदर हम जब देखते हैं जो डेमोक्रेसी है 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? एक बार मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि अगेन बच्चे बोलेंगे सर आप फिर दोबारा छोटा लिखने लग गए। होता है क्या कि बच्चों हैबिट है ना, मुझे तो ये सही दिख रहा है लेकिन जब आप लोग फोन में देखेंगे तो आपको थोड़ा ये छोटा दिखेगा। देखिए एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम दूसरा क्या बोल देते हैं? इनडायरेक्ट को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद हम डायरेक्ट को क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं हम पार्टिसिपेटिव भी, इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव भी। क्लियर? अब कहीं बुक में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा, किसी में आपको पार्टिसिपेटिव व रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। क्लियर? आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में मान लीजिए वो वहाँ पॉसिबल है जहाँ पॉपुलेशन कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की पॉपुलेशन 4 से 5 हज़ार होती, ठीक है, आज आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा फनी लगेगी 4 से 5 हज़ार की पॉपुलेशन, ये तो बहुत ही कम है। देखिए 4 से 5 हज़ार लोग इकट्ठा होते और अपने लिए कोई भी रूल बनाना चाहते आराम से बना लेंगे, वोटिंग तो करानी है उन्हें, आपस में हो जाएगा डिसीजन। लेकिन वही बात अगर मैं बात करता हूँ 138 करोड़ पीपल की, लोगों की, वहाँ पे वोटिंग मतलब कि सभी लोग, अब वो चलो ये तो सब बात की बात है। अगर मैं आपको बोलूँ आप 10 फ्रेंड इकट्ठे हो जाओ और किसी एक मैटर के ऊपर डिसीजन करो, आप खुद देख लेना 10 आपके खुद के दोस्त, उनकी अलग अलग राय होगी। क्लियर? यानी कि अगर 10 लोग इकट्ठे होकर के एक मत नहीं हो सकते तो आपको लगता है 138 करोड़ लोग एक साथ आकर के एक जैसी राय बनाएंगे? नहीं। तो इसलिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने किसको चुना है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। इसमें क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चला रिप्रेजेंटेटिव, हम क्या करेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे बाय इलेक्शन। हम इलेक्शन में वोट डालेंगे और जो मेजॉरिटी इलेक्शंस में जीतेगा वो आगे चल करके हमारे लिए क्या करेगा? लेजिस्लेटिव का काम करेगा, यानी विधायिका का, विधायक जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वो क्या करेगा? कानून बनाएगा। किसके ब्याह पे? हमारे ब्याह पे। याद रखना हम ही ने चुना है और हमारे लिए ही कानून बनाएगा। क्लियर? अब होता क्या कि हम लोग भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पीपल है वो सेंटर में होते हैं, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि जो हमारे मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वी द पीपल। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, वी द पीपल। होता क्या है कि हम जब मान लो कोई बाबू है, हम गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं तो जो क्लर्क होता है उसको भी ना कई बार हम इतनी तवज्जो दे देते हैं कि वो ना फिर हमारे, जब आप कभी देखेंगे ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं तो वो उनको बातचीत करने का तरीका आप देखेंगे बिल्कुल ही क्लास लेवल पे होता ही नहीं है। क्लियर? तो आपको करना क्या है, आपको याद रखना है बेसिक से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बट हम ही ने चुना है अपने लिए। ठीक है? तो किस लिए? कानून बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग जो है 138 करोड़ सभी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे और वोटिंग करने के लिए भी एक जैसे नहीं कर सकते। क्लियर? तो मेजॉरिटी यहाँ पे क्या होता है, जो जनरल विल होती है। कैसे? मान लीजिए 100 लोग हैं एक देश में, 51 और 49, अगर ये है 51 कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए 49, तो मेजॉरिटी किसकी? 51 होगी। तो इसको बोलते हैं हम जनरल विल, कि मोस्टली सबकी ये मानना है। बेसिक से 49 अगेंस्ट है बट हम मानेंगे कि भाई मेजॉरिटी यही चाहते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो, तो इसको बोलते हैं हम जनरल विल। तो हम जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम देखते हैं कि जनरल विल देखते हैं कि लोगों को क्या मानना है। हम वहाँ पे मेजॉरिटी ये नहीं देखते कि सबसे ज़्यादा लोगों का
ऐसा नहीं देखते कि एब्सोल्यूट क्या है, जैसे मान लो 75% लोग क्या करें, हम सिर्फ इतना देखते हैं 51% क्या लोग मानते हैं, बस अगर ये मानते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना लॉ बना देते हैं। अब आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे आपका यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे आपका स्विट्जरलैंड है, क्लियर। यहाँ पे है ना, ये कैसे अपने आप को रूल करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, वालों अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, कोई कानून ये खुद बनाते हैं, तो इनके लिए क्या इनके पास वेपन है जिससे एक अपना रूल करते हैं। इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों, वो है नंबर 1, सबसे पहले रेफरेंडम, रेफरेंडम, दूसरा उसके बाद आता है रिकॉल, इनिशिएटिव आएगा, इनिशिएटिव, उसके बाद आता है आपका रिकॉल, और फिर आता है आपका प्लेबिसाइट। क्लियर। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ ये यूज कैसे करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये 4 चीजें यूज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग खुद ही, यहाँ पे भी इन्होंने ना कुछ ऑफिसर्स इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे, कि ये जो है ना हम चूज तो हम करेंगे लेकिन काम यही करेंगे ऑफिसर। रेफरेंडम में क्या होता है, मान लीजिए कोई कानून बनाना है, उस कानून पे लोगों को भाई हमें क्या करना है, भाई वोटिंग करनी है, तो वोटिंग कैसे होगी, हम उस कानून के ऊपर लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनसे वोटिंग करवाएंगे। अगर मेजॉरिटी ने ये बोला, 51% लोगों ने ये बोला कि हाँ ऐसा कुछ कानून होना चाहिए, तो बाय रेफरेंडम हम बोलेंगे ठीक है, और उस ऑफिसर को बोल देंगे अब आप जो है रूल्स बनाइए। ये तो होता है रेफरेंडम। इनिशिएटिव में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप पहले इनिशिएटिव तो लीजिए, हम आपके साथ हैं। क्लियर। इनिशिएटिव ये होता है कि आप कोई काम शुरू तो करें, हम आपके साथ हैं। इनिशिएटिव में होता है कि लोग खुद कहते हैं कि आप इसके ऊपर कानून बनाइए, इनिशिएट कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे ये आता है इनिशिएटिव। रेफरेंडम होता है कि वोटिंग करवाई जाती है कि कानून पास करने के लिए। फिर इसके बाद इनिशिएटिव, हम खुद बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि भाई हम खुद कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पे कानून बनाइए, हमारा इनिशिएट है इसके अंदर। रिकॉल, अब ये ऑफिसर जो हमने बोला है कि आप इसके ऊपर रूल बनाइए, हम देखते हैं कि अपनी ड्यूटी को सही से कर ही नहीं रहा, फॉलो ही नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, यानी कि अगेन उसको हटा सकते हैं। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट होता है क्या, ओपिनियन के लिए। वहाँ पे तो क्या था, नॉर्मल कोई भी कानून है उसके ऊपर वोटिंग करानी है पास करने के लिए। प्लेबिसाइट बेसिकली होती है ओपिनियन के लिए, राय जानने के लिए। जैसे आपने सुना होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC का मैटर था, ये जब UNO के अंदर गया था तो उसमें ना प्लेबिसाइट कराने के लिए बोला गया था, ना कि रेफरेंडम। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है कि आप पहले लोगों की राय तो जाने, ओपिनियन तो जाने कि वो चाहते क्या है। क्लियर। अब प्लेबिसाइट में जैसे ये किसके अंदर बेसिकली यूज होता है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम भी प्लेबिसाइट कुछ जगह पे हुआ था, ठीक है। तो और UNA में जब इंडिया पाकिस्तान का ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसके अंदर जो मैटर किया था, नेहरू जी लेके गए थे, वो भी क्या होता है, उस पर भी प्लेबिसाइट कराने की बात की गई थी। क्लियर। डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज होती हैं उनके अंदर क्या है, प्लेबिसाइट कराया था। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इन 4 ऑपरेशंस को यूज करके जो है हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अब आता है हमारा रिपब्लिक। अब जो रिपब्लिक वर्ड है, ये अगर किसी बच्चे से अगर मैं पूछूं जो थोड़ा एक्सपीरियंसड हो, तो 99% जो लोग क्या कहेंगे, रिपब्लिक यानी कि जो हमारा हेड है, स्टेट का जो हेड है वो कैसा है, इलेक्टेड है, और हम उसको क्या बोल देंगे, रिपब्लिक। क्लियर। बट रियल में ऐसा नहीं है कि अगर आपका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है और हम उसको क्या बोल दें, क्या बोलें, रिपब्लिक। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखिए रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड को देखिए, री मीन्स रिसोर्सेज, पब्लिक पब्लिक रहेगा एज इट इज। कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उसका मालिकाना हक किसका है, बताइए, गवर्नमेंट का या किसका, रिसोर्सेज पब्लिक, रिपब्लिक। क्लियर। जो रिसोर्स है उसका मालिकाना हक हम किसका है, हम सब लोगों का है।
क्लियर, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट जो हमने चूज की है इलेक्ट 5 साल के लिए, हम उसको लाइसेंस देते हैं कि आप ये लीजिए 5 साल के लिए लाइसेंस, और जो ये रिसोर्सेज है आप इसको अच्छे से डेवलपमेंट के लिए यूज कीजिए। क्लियर, तो रिपब्लिक क्या है, रिसोर्सेज जो है पब्लिक के पास है और हम इलेक्शन के थ्रू 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चूज करते हैं। तो अब ये नहीं कि जो रिसोर्सेज है उसका मालिकाना गवर्नमेंट को मिल गया, मालिकाना किसके पास है, ऑलरेडी पब्लिक के पास है। क्लियर, इसलिए 5 साल बाद क्या होता है, हाँ, हम उस लाइसेंस को चेंज कर देते हैं और हम किसी दूसरी गवर्नमेंट को दे देते हैं। क्लियर, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी माइनिंग करते हैं, हम कोल माइनिंग करते हैं, तो ये क्या है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और उसका मालिकाना हक किसका है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक के पास। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ये होता है रिपब्लिक का मतलब। ठीक है, अब उसके बाद आप कहेंगे कि अब कोई कंट्री कहेगी ठीक है, अब हम कैसे मानेंगे भी जो आपका पब्लिक है वो रिसोर्सेज का मालिक है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि देखिए जो हमारा हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड होके आता है, जो प्रेसिडेंट है उसको बोल, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारी कंट्री में, प्रेसिडेंट। क्लियर, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो होते हैं कंट्री के पीएम। क्लियर, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी कैसा इलेक्टेड है, बट अगर आप देखेंगे जो मोनार्की होती हैं, जहाँ पे आज भी राजशाही वाला सिस्टम चल रहा है, जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, वहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं, जो किंग और क्वीन होती है वहाँ की, उसको, वो क्या होती है, हेरिडिटरी होती है, यानी कि वंशावली चली होती है। मान लीजिए जो किंग है उसका बेटा आगे चल के वो क्या बन जाएगा, अगेन मोनार्क, यानी कि पावर उसके पास रहेगी माइनिंग की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हेरिडिटरी। लेकिन हम अपने हेड ऑफ द स्टेट में क्या देते हैं, वो ऐसा क्या है, हेरिडिटरी नहीं है, वहाँ पे एक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस होते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। तो सबसे मेन यहाँ पे 2 चीज़ें और याद रखनी है हमें रिपब्लिक के अंदर। नंबर 1, मेन जो है अथॉरिटी वो किसके पास है, रिसोर्सेज की, पब्लिक के पास। दूसरा, हेड कैसा है बताइए, नॉमिनेटेड या इलेक्टेड, इलेक्टेड। ओके, उसके बाद तीसरा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सब के लिए ओपन है, इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट भी ओपन फॉर ऑल। क्लियर, ये चीजें जो है हमें रिपब्लिक से पता चलता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जस्टिस। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आती है वो है जस्टिस, दैट इज कौन सा, ये एफ, जस्टिस। देखिए जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो 3 टाइप्स के, 3 चीजों में बोला गया जस्टिस किस किस का, सोशल, जस्टिस सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। क्लियर, अब देखिए जस्टिस अगेन फर्दर 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है रेक्टिफाइंग और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो आपका सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है, इसकी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेक्टिफाइंग जस्टिस क्या होता है, रेक्टिफाइंग जस्टिस होता है जैसे कि मैंने किसी को चेक दिया, क्लियर, और वो हो गया क्या, बाउंस। अब भाई कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा तो हुआ है, मैंने किसी के साथ धोखा तो किया, भाई बाउंस हो गया चेक, मैंने जो दिया मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था, लेकिन मुझे पता था, फिर भी मैंने जानबूझ के उसको चेक दे दिया, तो इससे हो गया कहीं ना कहीं मैंने उसको धोखा तो दिया है, तो अब उसको न्याय कैसे मिलेगा, वो क्या होगा, रेक्टिफाइंग जस्टिस। यानी कि जो ऐसे न्याय जिसमें छोटी मोटी चीज़ें, सिविल मैटर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग। जो सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिकली रिलेटेड जो जस्टिस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर, अब यहाँ पे सोसाइटी, सोशल यानी सोसाइटी लेवल पे, देखिए सोशल लेवल पे आप जस्टिस कैसे देंगे, जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं, समाज के तौर पे। अगर आप देखेंगे जो सोशल लेवल पे, जब आप कभी भी कहीं जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, तो ना तो कोई आपसे आपकी जात पूछेगा,
ना आपसे कोई धर्म पूछेगा, ठीक है, ना आपका कोई वंश पूछेगा। क्लियर? यानी कि ना तो आपके साथ कोई डिस्क्रिप्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और आपकी एजुकेशन। तो ये क्या हो गया, आपको न्याय मिलेगा। अगर इन केस इन चीज़ों में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपको जस्टिस मिलेगा, अगर सोसाइटी में इन चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। पॉलिटिकल लेवल में ये बोला गया कि आपको जस्टिस मिलेगा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है, ये कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जो व्यक्ति है उसका नाम, जो इलेक्टोरल रोल होता है, ठीक है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है, एक लिस्ट होती है जिसमें ना कैंडिडेट्स के नाम होते हैं कि कौन कौन वोट कर सकता है। उस इलेक्टोरल रोल के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके धर्म, जात पात के नाम पे आप उसको बाहर कर दे, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप ये बोले कि आप एलिजिबल है और उसी लेवल पे दूसरे सेगमेंट को बोले आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर? दूसरा, अगर मान लो किसी टेरिटरी के अंदर मैं अगर इलेक्टर नहीं हूं, यानी कि अगर मैं वोट नहीं कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं वहां पे इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता हूं। अगर मैं वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं हूं तो मैं इलेक्शन को फाइट करने के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है? तो ये दो चीज़ें क्या है, हमें पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस मिलेगा अगर इन केस इन दो चीज़ों में हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इकोनॉमिक लेवल पे क्या बोला गया है? इकोनॉमिक लेवल पे ये बोला गया है कि आपको मिनिमम से मिनिमम ऐसा करना है कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा किया जाए कि सोसाइटी के अंदर मिनिमम जो है आपका सेपरेशन दिखे सोसाइटी के अंदर। अब आज देखेंगे आप, अमीर यहाँ है, गरीब यहाँ है, गैप देख रहे हैं आप। और 1991 से पहले ये इतना होता था, आज ये बढ़ के यहाँ आ चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये बोला गया है, मान लो अगर कोई इकोनॉमिक लेवल पे आपसे कोई, यानी कि आर्थिक लेवल पे आपसे कोई अन्याय होता है तो उसके अंदर भी आपको क्या दिया जाएगा, जस्टिस किया जाएगा। फिर आपका लास्ट में आता है, नॉट लास्ट, जी, दैट इज लिबर्टी। देखिए ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया है हमने, ये लिया है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है? जो कि 1789 से लेके 1799 तक चली थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वर्ड्स लिए थे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्या? इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये जो 3 वर्ड जो है ना, हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वहाँ से लिए हैं ये। क्लियर? तो लिबर्टी पे बात कर रहे हैं हम। देखिए लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप कहते हो कि आपको आज़ादी है, लेकिन ऊपर से मैं ये भी बोलूँ ऐसा ऐसा नहीं करना है, यानी कि मैं आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी लगा रहा हूँ और दूसरा कहता हूँ आपको आज़ादी भी है। तो वो आज़ादी कैसी जिस पे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है? तो आज़ादी का मतलब क्या है कि ऐसी आज़ादी जिसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। बट अब ये मतलब नहीं है कि आपको जो है एब्सोल्यूट लिबर्टी मिल गई। ठीक है? प्रियम्बल के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं कि आपको जो लिबर्टी मिली वो एब्सोल्यूट है। क्लियर? एब्सोल्यूट में मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपका जो मन किया आप ये बोलो भाई मुझे तो आज़ादी है, और आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? जो आपके मन में है। ये जो है प्रियम्बल में बोला गया है कि जो आपको लिबर्टी मिली है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, स्टेट जो लगा सकते हैं। क्लियर? बट अगर हम टर्म की बात करते हैं लिबर्टी का असलियत में मतलब क्या होता है, देखा जाए तो जितनी हो सके रेस्ट्रिक्शंस कम हो। क्लियर? लेकिन रेस्ट्रिक्शंस कब हो? जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो, आपके ऊपर पाबंदी भी लगा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद लिबर्टी के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको भी आप मौका देते हैं कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। क्लियर? ये हमारा जो है मेक श्योर करवाता है प्रियम्बल, किसके अंदर? लिबर्टी के अंदर। अब एक वर्ड आता है फ्रीडम। सेम उसका मतलब क्या होता है? आज़ादी होता है, बट वो लिबर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं हम इक्वालिटी की।
इक्वालिटी की। जो इक्वालिटी वर्ड है ये जो है, ये भी मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया है हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये भी कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, बराबर का हिस्सेदारी, है ना, समानता। अब अगर मैं मोटा मोटा देखूं कि इसका रियल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। ठीक है, यानी कि किसी खास तबके को ऐसा ना हो कि कुछ अलग से ही आपने ना ये बोल रखे कि ये तो जो चीज़ है ये उसको मिलेगी और हमें नहीं मिलेगी, यानी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। कोई खास चीज़ है वो एक तबके को तो दे दी है, दूसरे को आपने बोला नहीं आपके लिए नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। अफसर, प्रिविलेज मीन्स अफसर कह सकते हो या फिर आई थिंक अफसर भी होगा, बट प्रिविलेज का मतलब होता है मौका, कह सकते हो आप कि आपके ऊपर आप सबको बराबरी का मौका दें। ऐसा ना हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप बोलते हो कि आप ना आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, पर वही चीज़ जब दूसरी कम्युनिटी की बात है तो आप कहते हैं नहीं नहीं आप नहीं कर सकते। तो इस मीन्स एब्सेंस होनी चाहिए स्पेशल प्रिविलेजेस का। ठीक है, ये होता है इक्वालिटी का मीनिंग। अब कहाँ से लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके बाद में अब ये जो है अगर आप देखते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड्स है आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। क्लियर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। चलिए उसके बाद अब आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में क्या है, आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं समझना। फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएं जो कि जहाँ से भाईचारा बने, बढ़े हमारे देश के अंदर। क्योंकि देखिए डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अगर देश के अंदर भाईचारा नहीं होगा तो होगा क्या, सोसाइटी हमारी हमेशा कैसी हो जाएगी, फ्रैक्चर्ड। जो कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हद तक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद उन्होंने, मान सकते हैं आज भी वो सक्सेसफुल कह सकते हैं हम, क्योंकि आज भी जब हम देखते हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं यूनिटी और फ्रेटर्निटी की भावना हमें जो है कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम हमारे फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज कि जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रियम्बल की, कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये डिसाइड करना है। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या आता है, केस होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो कौन सा था, बेरूबारी यूनियन केस। ये आपको याद रखना केसेस को, बेरूबारी यूनियन केस 1960 के अंदर। 1960 में ना बेरूबारी यूनियन केस होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ना ये बोलती है कि जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो संविधान का पार्ट नहीं है। उसने ये बोला ऑल्दो ये ठीक है कि जो उद्देशिका है वो मान लो कभी कभी कोई संविधान में चीज़ हमें ना पता चले तो हम इसका रेफरेंस लेके समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो संविधान बनाते टाइम क्या सोच रहे थे, वो क्या उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे। तो हम प्रियम्बल को उस रेफरेंस में तो यूज़ कर सकते हैं, बट प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है। ये किस में बोला था, बेरूबारी केस के अंदर। कब हुआ था, 1960 में। उसके बाद ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस आता है केशवानंद भारती केस। क्लियर, केशवानंद भारती केस 1973। अभी रिसेंटली ही इनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है। ठीक है, केशवानंद भारती जी ये क्या थे, एक महंत थे। अभी इनका सारा केस क्या था वो भी डिस्कस करेंगे हम, पहले अभी जस्ट हम इस पर्सपेक्टिव को समझ लें। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या इस रूलिंग को ओवर रूल कर देती है। क्लियर, और ये बोलती है कि नहीं, पिछले केस में बेरूबारी यूनियन में हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, बट इस वे इन्होंने ये बोला कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, फिर आपका थर्ड केस आता है LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। यहां पे क्या बोला जाता है,
LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि प्रियम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, संविधान का। क्लियर। तो यहां से अब हमें क्या पता चलता है, प्रियम्बल क्या है, संविधान का पार्ट है। अब कहने का मतलब ये है, कल को एग्जाम में ये आ जाए, किस में बोला गया था, किस केस में, बेरूबार यूनियन में, किस में ये बोला गया इंटीग्रल LIC ऑफ इंडिया, किस में पहली बार ये बोला गया कि उसका पार्ट है केशवनाथ भारती केस में। बस ये केसेस इसलिए मैंने आपको बताया। और ईयर हो सकता है कई बार मैच द फॉलोइंग में ये केस किस ईयर में, तो आपको थोड़ा सा ईयर याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब बात आती है लास्ट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये कि क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, क्या हम उसे संशोधन कर सकते हैं उसमें, या क्या उसको अमेंड कर सकते हैं। अभी आपको खुद पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया 1942 के 42 क्या कि दोनों वर्ड कंबाइन हो गए। 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स थे वो, एक तो था सोशलिस्ट, एक था सेकुलर, क्लियर, और एक क्या था आपका इंटीग्रिटी। याद आ रहा है, जो अभी मैंने लेक्चर के अंदर आपको बताया था। 3 वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब ये कब हुआ था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि देखिए, पहले आपको क्या बताया था मैंने, बेरूबारी यूनियन में क्या बोला कि हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरा, केशवनाथ भारती में क्या बोला कि हम कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ से अभी हमें एक चीज़ पता चलती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जो प्रियम्बल है उसको अमेंड भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो क्या है, उसका पार्ट है। दूसरा, हमें क्या पता चलता है, प्रियम्बल से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, वो ये 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी है, देखिए, नंबर 1, प्रियम्बल जो है गवर्नमेंट को पावर नहीं देता है, क्लियर, रूल करने के लिए। प्रियम्बल डज नॉट गिव पावर टू गवर्नमेंट टू रूल, क्लियर, प्रियम्बल से जो है गवर्नमेंट को पावर नहीं मिलती है। दूसरा ये है कि जो हमारा प्रियम्बल ये बोलता है, जैसे सेकंड इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो अभी मुझे ना एक बार इसको रोकना पड़ेगा। चलिए, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कूलर चला रखा है, तो कूलर जो है ना वो इन्वर्टर के ऊपर बैकअप अच्छे से ले नहीं पाता है, तो उस वजह से मुझे उसको बंद करना पड़ता है। चलिए, हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, जो प्रियम्बल है 2 चीज़ें बताता है, मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। दूसरा, एक तो ये पता चलता है कि जो प्रियम्बल है हमें क्या देता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं देता गवर्नमेंट को, ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन देता है, वी द पीपल, क्लियर। दूसरा, ना तो ये नॉर रेस्ट्रिक्शन लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर, ना तो वो गवर्नमेंट को अथॉराइज्ड अथॉरिटी देता है कि आप जो है ये रूल करिए। दूसरा, ना तो वो उनके पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ये मैं प्रियम्बल की बता रहा हूँ। दूसरा, प्रियम्बल जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गया, क्लियर। प्रियम्बल ये बोलता है कि मैं जो हूं नॉन जस्टिसिएबल हूं, नॉन जस्टिसिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कल को गवर्नमेंट कोई ऐसा फंक्शन है जो कि प्रियम्बल में मेंशन किया हुआ है और उसको वायलेट करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि माननीय ये देखिए प्रियम्बल में ऐसा ऐसा मेंशन किया हुआ है और ये ना इन्होंने इसका उल्लंघन किया, तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्लियर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गवर्नमेंट को मना नहीं करेगी, क्योंकि ये कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल, यानी इस पर आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, किसके रिलेटेड, प्रियम्बल और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जो है हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर शेड्यूल्स भी देखेंगे, क्लियर। सो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, क्लियर। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनी स्टडी को ऐसे ही
निरंतर रखना है, ठीक है। देखिए होता क्या है, कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पढ़े 2 घंटे के लिए, पर पढ़ना जरूरी है डेली। अगर आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 3-4 दिन का गैप देके फिर 10 घंटे पढ़े, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। चाहे 2 घंटे पढ़े, जिस दिन मन नहीं है, जिस दिन मन है 6-7 घंटे पढ़ लीजिए, बट पढ़ना जरूरी है। ओके, सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको देता हूँ अब रेस्ट। आप हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।